नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन से, बीटूपन मजूमदार हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com के, और अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से। और सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल भेजें और अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त कमोडिटी निवेश में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर तेजी अब बढ़ती जा रही है। $119 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच गया है। 112 के आसपास WTI क्रूड है। 8500 से ऊपर अब MCX क्रूड ट्रेड कर रहा है। राजीव जी, कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या लग रहा है? शाम में तेजी और बढ़ने वाली है यहां से? नमस्कार विश्वमोहन जी, मुझे लगता है शाम के सत्र में और तेजी बढ़ सकती है। $113-114 तक मुझे लगता है रैली और एक्सटेंड हो सकती है। अगर बाजार आज इंटरडे में थोड़ी करेक्शन दे, मींस $110.50 या $111 तक अगर WTI क्रूड अगर नीचे आता है, और इंडियन टर्म्स में बात करूं तो 8440 8470 के बीच में कहीं बाजार देखने को मिलता है, तो आई थिंक एक खरीदारी का मौका रहेगा। 8350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला टारगेट 8600 का मुझे लगता है कि संभावित टारगेट है, जो कि आज के सत्र में मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा टारगेट मुझे विश्वमोहन जी 8700 का लगता है फिर अचीवेबल। और 8700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 8700 के लेवल के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, जो कि कल का एक उच्चतम स्तर था, तब बाजार फिर वहां से 9000 की जाने की तैयारी करेगा। अनुज जी, आपको क्या लगता है? आपको भी लग रहा है शाम के सत्र में तेजी यहां से और बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? और विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्रूड में कल भी हमने एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी थी और आज भी वही रैली आगे एक्सटेंड होती हुई दिखी है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में जो तेजी है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और फंडामेंटल साइड जाए तो वहां पर भी मार्केट अच्छा सपोर्टिव दिख रहा है। इवन अगर हम नेचुरल गैस को देखें तो वो भी एक पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस और क्रूड दोनों के अंदर ही अब तेजी कंटिन्यू रहेगी। एक्सपेक्टेड है ऊपर में 8700 8800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इवन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि $120-122 तक के लेवल भी ब्रेंट में देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। सलाह अनुज जी की तरफ से। अनुज जी की जो कॉल है वो है, हालांकि काफी नीचे की बाइंग आप दे रहे हैं, इसमें कुछ रिवाइज करना चाहेंगे अपने कॉल में क्या अनुज जी? देखिए, अभी हमारा जो बाय कॉल था वो 8350 के आसपास है। इसको मैं रिवाइज करूंगा कि 8400 450 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो है वो 8250 का लगाएं। टारगेट 8700 से लेकर 8800 तक हो सकता है। और बीटूपन, आपको क्या लग रहा है? आपको टेक्निकली जो अभी करंट भाव है 8500 के ऊपर का, इसके ऊपर क्या करने की सलाह आप दे रहे हैं क्रूड में? तो फिलहाल इंट्राडे में आज जो भी है पॉजिटिव हो गया, और कल का जो यूएस का जो क्लोजिंग है WTI ऑलमोस्ट लाइक इनडिसिसिव क्लोजिंग था। तो आज थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो भी मीटिंग्स है, तो उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा मोमेंटम, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि क्रूड सस्टेन कर जाएगा रैली। तो यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है। 8650 या 8700 का लेवल पहुंच सकता है, लेकिन कॉशियस रहिए। कोई पोजीशन बनाने के बाद उसको होल्डिंग मत कीजिए, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी फिलहाल कुछ जियोपॉलिटिकल कारण फ्रेश जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा सस्टेन करने के लिए कोशिश करेगा। ईरान का जो ऑयल है वो भी मार्केट में आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड स्लोली। तो मुझे लग रहा है कि $113-14 जो भी है नाइमेक्स का WTI वाला, तो मुझे लग रहा है वहां पे शायद मार्केट थोड़ा सा रहने के लिए कोशिश करेगा अपर रेंज में। तो फिलहाल के लिए मोमेंटम पॉजिटिव है, उस पे अगर आप देख सकते हो 8650 का टारगेट आप देख सकते हो फिलहाल। यानी यहाँ तेजी का ही रुख है, तो आप कोशिश यही करें कि ओवरनाइट इसे कैरी ना करें, आज के आज पोजीशन को काट कर जाए, क्योंकि जिस तरह के इवेंट्स है, जिस तरह के एक्शन आपको मार्केट में आगे दिखेंगे, क्योंकि नाटो समिट भी कल से है। इसके अलावा EIA के डेटा शाम आने वाले हैं। API के डेटा जो आए हैं उसमें 43 लाख बैरल US में क्रूड का स्टॉक पिछले हफ्ते कम हुआ है। उससे पहले वाले हफ्ते में क्रूड का स्टॉक बढ़ा था। इन खबरों के बीच में काफ़ी कुछ एक्शन रहने वाला है, और रूस की जो सप्लाई है उसकी भरपाई सिर्फ 2 ही कंट्रीज कर सकती है, क्योंकि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। US और सऊदी के अलावा कोई भी इस रिप्लेसमेंट को तैयार नहीं है। लेकिन सऊदी
का जो फ्रस्ट्रेशन वो इसलिए है क्योंकि हाउती के अटैक के बाद जिस तरह का रुख यूएस का ईरान को लेकर और यमन को लेकर है, उससे सऊदी खुश नहीं है। तो सऊदी इस तरह से उत्पादन जल्द बढ़ाने वाला नहीं है। तो ऐसे मार्केट में आपको कोई भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के नहीं करे और कैरी नहीं करने की कोशिश करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है? तेजी बढ़ती जा रही है? यहाँ भी आप अपने कॉल को रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके कॉल काफी जल्दी आ गए थे आज। देखिए, मुझे लगता है कि जो गोल्ड और सिल्वर है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी थी और कल भी हमने एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखा था। और हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $1933 के आसपास गोल्ड चल रहा है और सिल्वर भी देखें तो $25 के ऊपर चल रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कॉल डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगा। अभी गोल्ड का भाव चल रहा है 52,000, तो करीबन 51,800 51,850 के आसपास, मीन्स करंट रेट से 100 रुपये नीचे आता है तो आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रहेगा 51,550 का, टारगेट 52,400 तक गोल्ड में रहेगा। सिल्वर में बाय करना है तो मुझे लगता है कि सिल्वर में करीबन 68,000 के आसपास खरीदारी करें। 67,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 69,000 69,500 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है $25.30 तक के लेवल सिल्वर में और $1950 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है और हमने देखा है कि अभी कुछ इकोनॉमिक्स की जो रेटिंग है वो डाउन की गई है। यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिला है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यूरोप का वो भी यहाँ पे बड़ा है। मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर ऐसे सेफ हेवन डिमांड के तौर पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि जो अभी सिनेरियो है क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा अभी देखें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी यहाँ पर चरमराती हुई दिख रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर गोल्ड सिल्वर पे रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आने वाले दिनों में जो हम ट्रेंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर खरीदारी का ही हमारी प्रेडिक्शन है। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड का ही सवाल ले लेते हैं। नवल कुमार प्रजापति हैं हमारे साथ। गोल्ड में आगे और तेजी आ सकती है, इनका सवाल है। राजीव जी, क्या लग रहा है, गोल्ड में आगे और तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या? यहाँ से 52,000 के आसपास भाव है। विष्णुमोहन जी, देखिए, मैं गोल्ड की बात करूं, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है 52,000 और नीचे में 51,000, इस दायरे में गोल्ड करीबन पिछले 5 या 6 दिन से फंसा हुआ है। तो अभी फिलहाल दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए। 51,500 के आसपास अगर भाव मिले गोल्ड के तो खरीदारी कर सकते हैं। 52,000 तक का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस रख लें 51,250 का। और जब इस दायरे से बाजार अगर ऊपर में 52,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तब मुझे लगता है दायरा अगर इसका टूटता है तो ऊपर में फिर एक नया स्तर खुलेगा जो कि 52,500 से 52,700 तक लेके जा सकता है। फिलहाल गोल्ड में ऐसा लगता है कि बेस बिल्डिंग होगी और बेस बिल्डिंग में थोड़ा सा समय लेगा बाजार। तो 51,000 को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी हमें कंसीडर करना चाहिए। जब तक 51,000 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा शॉर्ट से बच के चलें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंटरडे ही रखें, जैसा बिटूबन जी ने क्रूड में बताया। तो बाकी कमोडिटीज़ में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाएं क्योंकि बाजार पूरा इवेंट बेस है। कोई भी न्यूज़ आएगी जो बाजार को किसी भी तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट की तरफ लेके जा सकती है। बाजार सरप्राइजिंगली अपसाइड भी खुल सकता है और डाउनसाइड भी खुल सकता है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महेश हैं हैदराबाद से, इनको भी गोल्ड पर ही राय चाहिए। गोल्ड पर आपका व्यू विटूपन क्या है? आप भी बाइंग की सलाह देंगे और किस लेवल पे बाइंग की सलाह देंगे इनको? मुझे एक्चुअली मार्केट रेंज में दिख रहा है फिलहाल के लिए, और 55,000 से मार्केट 51,000 4,000 पॉइंट गिरा गोल्ड का प्राइस, और फिलहाल 51,000 से 52,000 का जो रेंज है ये हॉराइजॉन्टल रेंज ऑलमोस्ट है। और रेंज में जब तक 52,000 के ऊपर कॉन्सिस्टेंटली कोई स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता तब तक गोल्ड में तेजी नहीं है फ्रेश। तो फिलहाल के लिए एक क्या है, कल एक नेगेटिव क्लोजिंग, आज थोड़ा पुल बैक, उस तरह का ट्रेड दिख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है अपसाइड में ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने क्रूड ऑयल में बताया, गोल्ड में भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा अपसाइड है। और यहाँ पे जब तक 52,000 का लेवल कॉन्विंसिंगली मुझे क्लोज नहीं करते तब तक मैं तो फ्रेश बाय नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर लेवल में मैं इसको सेल करूँ। 51,750 ये सब जो लेवल अभी फिलहाल जो मार्केट है यहाँ से 100 रुपये 50 रुपये ऊपर में सेल करूंगा। 52,000 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डाउनसाइड एक्सपेक्ट करूंगा तभी जब 51,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। और एक मेरा लॉजिक है कि गोल्ड में मैं ज्यादा बुलिश क्यों नहीं, क्योंकि जो एफओएमसी का जो एक्सपेक्टेशन है काफी चेंजेस हो जा रहे हैं और एफएमसी प्रोबेबली थोड़ा और हॉकिश हो सकता है फेड।
और उनके जो पॉलिसी है मोर प्रॉब्ली हॉकिस जब होगा तो प्रोबेबली इसमें गोल्ड में थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने से थोड़ा प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा रैली है या थोड़ा रेंज बाउंड में रहेगा। इंट्राडे में थोड़ा अपसाइड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा अपसाइड में अपर रेंज में थोड़ा अपसाइड कैप हो सकता है। चलिए अगले दर्शक हैं हमारे साथ, प्रशांत महाराष्ट्र से हैं, नहीं नरेश हैं, नरेश कुमार है। गोल्ड इन्होंने 51,440 रुपए पर खरीदा है। अनु जी क्या करें, होल्ड करें क्या इस पोजीशन को, प्रॉफिट में है या निकल जाए? देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेंड देखें या डोमेस्टिक मार्केट का ट्रेंड देखें, इवन अगर हम रुपये को भी देखें जो कि आज डेप्रिशिएट हुआ है, हमें लगता है कि गोल्ड की जो खरीदारी की पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। इनिशियली हम टारगेट देख रहे हैं 52,300 से लेकर 52,500 तक, मींस इंटरनेशनल मार्केट में इट्स समवेयर अराउंड $1950। तो जो खरीदारी की पोजीशन है ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है। हमें लगता है 51,700 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड करें। ऊपर में 52,300 से लेकर 52,500 के बीच एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 1950 का जो एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो अगेन हम $1970 और $1980 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए देखेंगे। तो ये भी हुए। चलिए अगले दर्शक लोकेश हैं राजस्थान से। गोल्ड इनके पास 4 लॉट है, 51,855 पर लॉन्ग कर रखा है। क्या राजीव जी क्या सलाह देंगे? 51,855 पे लॉन्ग है, बाइंग लेवल के आसपास ही भाव है, क्या करें, निकल जाएं आज? विश्वमोहन जी, मुझे भी रेंज ही दिखता है, जैसा मैंने पहले भी बताया 51,000 और 52,000 का एक दायरा पकड़ा हुआ है बाजार ने पिछले 6 दिन से। तो जब तक दायरे से बाहर नहीं जाएगा एक हम डायरेक्शनल मूव नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली 52,000 के आसपास, 51,900 के आसपास ये एक बार इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और जब बाजार वापस 52,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है तभी लॉन्ग करें पोजिशनल बेसिस के लिए। अदरवाइज इंट्राडे में 51,500 पे हमें लगता है कि ये खरीदारी का ट्रेड बनता है। 51,250 के स्टॉप लॉस है 51,900 के लिए भी हुए आपके लिए। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल है, उससे पहले कॉटन पे नजर डाल लेते, क्योंकि एमसीएक्स कॉटन आज लाइफ टाइम हाई बनाया है, 40,750 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, अभी भी करीब करीब 2.5% ऊपर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेक्सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर कॉटन में जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, क्या लग रहा है आगे किस तरह के लेवल्स और दिखेंगे, और आपका अगला टारगेट क्या है एमसीएक्स कॉटन के लिए? देखिए जितने भी टारगेट दिए सब फेल हो गए, तो टारगेट देना तो मुनासिब नहीं है। एंड ये टेक्निकल का ये जो आप लोग का जो एक वर्किंग है वो हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। वी आर मोर ऑफ अ फिजिकल प्लेयर। बिल्कुल एक बात पक्का है जी कि कल की COCP मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर फिगर्स भी अनाउंस हुए हैं। उसके हिसाब से सिचुएशन ऑफ कॉटन एज पर द टेक्सटाइल कमिश्नर्स ऑफिस एंड एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, द सिचुएशन ऑफ कॉटन इज वेरी कंफर्टेबल। वी आर हमारे पास 30 सितंबर को कैरी ओवर स्टॉक 45 लाख के ऊपर है, जो 50 दिन का कंजम्पशन है। ओके, बट ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। ग्राउंड रियलिटी के अंदर ये क्या हो गया जी कि इतना माल जो दिखा रहे हैं वो बहुत कमती मिलों के पास, कमती व्यापारियों के पास, कमती जिनों के पास माल पड़ा है। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा माल क्या है आज की, फार्मर्स के पास काफी अराइवल आनी बाकी है। फार्मर्स कपास पकड़ के रखी है और वो नीचे भाव में बेच नहीं रहे। ओके, तो ये कहना कि कोई एक वन पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल कि जिसके पास माल पड़ा है, वो गलत है। ये अक्रॉस वैल्यू चेन सबके पास माल पड़ा है। अभी आज देखिए कई 10% मिले हैं जिनके पास 3 से 4 महीने का स्टॉक है। ओके, गुजरात के अंदर 90% मिले हैं जो हैंड टू माउथ पे चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी यही है, MP में भी यही है। तो माल सबको चाहिए। अभी माल जितना है, रोज की 90,000 से 1,08,000 की खपत, 90,000 गांठ की खपत है रोज की। वो माल अराइवल मुश्किल से आपकी 60 से 70,000 गांठ है, तो बैलेंस किधर से आएगा? ओके, तो इसके लिए ये वैल्यू चेन के अंदर आप देखा जाए तो एक खींच है। बट एक बात और पक्की बात है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी है। और अगर यही माहौल चलता रहा, यही रोज का 3%, 4% दाम बढ़ते रहे, तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन हिंदुस्तान के अंदर काफी नीचे आने की संभावना है। ओके सर, और दूसरी खबर, उत्पादन के नंबर्स जिस तरह से 340 लाख गांठ का अब तक अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि ये भी पिछले सीजन से कम है, लेकिन बाजार के जो ट्रेडर्स है, स्टॉकिस्ट है, उनसे बात होती है, उनका मानना है कि काफी कम उत्पादन इससे रह सकता है। आपका अनुमान क्या है सर? देखिए जो नंबर्स है इसकी एक प्रक्रिया होती है, हाउ टू अराइव एट द नंबर्स। अभी आज अगर जो भी आप नंबर अनाउंस किए, कल जो COCP में हुआ है 340 लाख गांठ का है, CI ने 335 का दिया है, तो हर इंसान, हर वैल्यू चेन के अंदर हर स्टेक होल्डर
खुश नहीं होएगा, बिकॉज सबके अलग अलग व्यू होते हैं। बट इन जनरल वी हैव टू गो विद द नंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, जो हर महीना हर वैल्यू अपना इकट्ठा करती है, सब डेटा, और सबको अनाउंस करती है। सो इंडिविजुअल जो भी रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल जो भी फीलिंग है लोगों की, उसके ऊपर ना जाते हुए अपने को एसोसिएशन के फिगर्स पे जाना चाहिए, अपने को गवर्नमेंट के फिगर्स पे जाना चाहिए। अभी उसमें कमती ज्यादा है तो इंडिविजुअली जो भी, जिसको भी अगर लगता है कि क्रॉप कमती है तो वो क्रॉप कमती करके समझे, जिसको लगता है क्रॉप ज्यादा है वो क्रॉप ज्यादा समझ के चले। बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द नंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, जो काफी मेहनत से और काफी सबसे बात करने के बाद एक अराइव होता है। कल भी मीटिंग में 63 लोग की कमेटी है ये, कॉटन एडवाइजरी सीओसीपी, तो कोई छोटी कमेटी नहीं है। एग्रीकल्चर वाले भी है, हर स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं, हर स्टेट के गवर्नमेंट वाले टेक्सटाइल वाले डिपार्टमेंट में है, तो सबके व्यूज आते हैं इसके अंदर। तो ये कहना कि भाई मार्केट, हाँ मार्केट के अंदर सब जो तेजी मंदी के अंदर होते हैं उनके हिसाब से सब लोग की पोजीशन रहती है। बट मेरे हिसाब से आई विल गो विद द नंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, और उसके बाद की जब कोई फेरफेर हुई तो क्योंकि हमारे सीआई एसोसिएशन जो है वो हर महीना क्रॉप कमेटी बनाता है, तो वो नेक्स्ट मंथ अभी क्रॉप कमेटी क्या होती है, उसके बाद क्रॉप कमती भी हो सकती है, क्रॉप कमती भी नहीं होगी, वो असेसमेंट करना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी देयर। बट यस, अवेलेबिलिटी कमती, हाँ जी जी बोलिए सर। अवेलेबिलिटी कमती है, नॉट बिकॉज कि इसमें क्रॉप कमती है, बट जो रुई है वो एक तो 50% जो माल आना बाकी है उसमें से लगभग 30 से 40% फार्मर के हाथ में माल है। बाकी का माल जो है मिलों के पास में है, जो 4 महीना मिलो कवर्ड है, 4 महीना 4.5 महीना, 10% मिल है जो हिंदुस्तान में, जो 4% कवर्ड, बाकी सब हैंड टू माउथ में। तो अभी 90,000 से 95,000 रोज की खपत है, उसमें से अराइवल 60-70,000 है, तो शॉर्टेज तो आएगी ना जी। और फार्मर को मजा आ रहा है, फार्मर 11,000 के नीचे कपास नहीं लेगा जी। इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो चीन से भी डिमांड काफ़ी अच्छी है और ग्लोबल कंजम्पशन भी ज़्यादा रहने का अनुमान है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति और बिगड़ेगी, यहाँ पे डेफिसिट की स्थिति हो जाएगी क्या कॉटन की? सर ये कहना कि डिमांड चाइना से डिमांड है वो गलत है। चाइना के अंदर बिल्कुल डिमांड एकदम कमती है, कोई बिल्कुल ज्यादा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट का बढ़ने का एक ही कारण है कि इसके अंदर एक तो नंबर 1 सबसे बड़ा कारण है कि टेक्सास के अंदर, अमेरिका टेक्सास के अंदर ड्रॉट कंडीशंस आ रही है। तो वो ड्रॉट जब तक अगर वो क्लियरिंग नहीं होती है कि वो ड्रॉट है नहीं है, कितनी है, कितना नुकसान होएगा, वो इंटरनेशनल मार्केट का नीचे जाना संभावना बहुत कमती है। और सेकेंडली बाकी जो बोलते हैं कि भाई अपना जो ये ओपन पोजीशन काफी है, लोगों को कॉल बेसिस पे काफी है, तो वो तो हर साल होता है, कोई आज कोई अजूबा नहीं हुआ है कि इस साल अजूबा हुआ है, तो वो तो चलता रहेगा। बट मेनली है क्रॉप का जो डैमेज होने की संभावना है यूएसए के, उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। ओके तो सर कि अब क्या करना चाहिए अगर किसी स्टॉकिस्ट ट्रेडर्स के पास अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है? 2-3 दर्शकों के सवाल भी है, मैं आपसे सवाल उन्हीं के लिए पूछना चाह रहा था कि वो क्या करेगा, उनके पास स्टॉक है तो क्या मौजूदा समय में निकलने के लिए उनके पास बेहतर मौका है? देखिए मेरा मानना एक वेरी क्लियर है जी कि आज हर महीने की आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है 1000 से 1200 रुपया हो रही है कैरिंग कॉस्ट, और आपकी एक शू कार्ड की वैल्यू आपकी हो रही है 50 लाख 55 लाख रुपया, जो पहले होती थी 25 लाख रुपया। तो इतनी बड़ी इन्वेंट्री कैरी करने के टाइम, इतनी बड़ी इन्वेंट्री कैरी करो और इतना अनसर्टन टाइम्स चल रहा है, मेरे हिसाब से मेरी राय सबके साथ यही है कि जितना माल है उसमें से धीरे धीरे करके आप एग्जिट करते जाइए मार्केट में। जो नफा घर में आ गया वो नफा है, बाकी तो खाली पेपर पे ही है। तो at this level to hold the cotton is not advisable. At this level to sell the cotton gradually, धीरे धीरे करके बेचते जाइए, वो सबसे बेनिफिट का काम रहेगा। यानी जो जिस तरह के मौजूदा माहौल है, काफ़ी वॉलेटाइल माहौल है, ऐसे माहौल में धीरे धीरे बेच कर ही जाए, ये एडवाइजेबल। डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो पीछे क्या होएगा, पीछे कोई डिमांड ही नहीं रहेगी, पीछे आपकी गवर्नमेंट का तो अचानक से आ गया तो क्या होएगा? जी जी बिल्कुल। तो ऐसे समय बेहतर है कि अब धीरे धीरे मुनाफा वसूली शुरू कर सकते हैं, ऐसा अरुण जी की तरफ से सलाह है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा फंडामेंटल्स समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से एग्री मार्केट के ही कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। प्रशांत है महाराष्ट्र से। अनुज जी सबसे पहले प्रशांत का सवाल ले, उससे पहले जानना चाह रहा हूँ क्या आप मेज को ट्रैक कर रहे हैं क्या, मेज के भाव को? नहीं विष्णु जी, अभी मेज को ट्रैक नहीं कर रहे हैं अभी का सवाल कर लेंगे। अब अगला सवाल नैना राम है जोधपुर से। नैना राम का सवाल, इनका सवाल धनिया और चने पर है। धनिया और चने पर क्या सलाह देंगे इनको अनुज जी?
देखिए मसालों के अंदर हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है और अगर हम कोरिएंडर को देखें तो पिछले 2 दिनों में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है और भाव करीबन 10,800 के आसपास आए हैं। तो हमें लगता है कि मसालों में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। धनिया के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड ये रख सकते हैं। ऊपर में 11,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। साथ में चने की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमारा आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर अभी देखें तो इस बार अराइवल जो है थोड़े से डिले हैं और इस बार जो एकरेज है वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि पल्सेस के अंदर, चने के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए चने के अंदर भी हमारी खरीदारी की ही सलाह है। चलिए अगले दर्शक हैं पवन हैं हिसार से, 1 साल के लिए ग्वार सीड पर राय जानना चाह रहे हैं। राजीव जी क्या लग रहा है, ग्वार सीड 1 साल में कहां तक जा सकता है? विश्वमोहन जी, जिस तरह का मार्केट में इवेंट्स चल रहे हैं बताना एडवाइजेबल भी नहीं है और मुश्किल भी है काफी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में हम बता सकते हैं जो 8 से 10 दिन में क्या हो सकता है ग्वार सीड में। मुझे लगता है अपवर्ड रैली जो है ग्वार सीड की थोड़ी कंटिन्यू कर सकती है टुवर्ड्स 6400 6450 और 6000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 6000 अगर ब्रेक होता है तो उस परिस्थिति में फिर 5700 का सपोर्ट लेगा, तो मीन्स 6000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 6400 का टारगेट रखना चाहिए करंट भाव से। व्यू ये दे सकते हैं जिस तरह के चौपी माहौल है, ऐसे में अब बहुत मुश्किल है इतना लंबा व्यू बताना। अनिल है भीलवाड़ा से, सरसों में आगे क्या होगा? अनुज जी क्या लग रहा है मस्टर्ड में? विश्वमोहन जी, मस्टर्ड के अंदर देखिए तो इस बार काफी अच्छी अराइवल हमने देखी है और कंटिन्यूस जो अराइवल है वो भी बड़ी है और इस बार अगर एकरेज भी देखें तो वो भी पहले समय से करीबन 20 से 25% एकरेज बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई का इस बार अच्छा प्रेशर रहेगा और हमने देखा जब से सप्लाई आई है तब से हमने सरसों के अंदर भाव नीचे आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि अभी और भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे 5,800 5,500 तक के लेवल आपको सरसों में देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल में भी देखें तो भाव करीबन 6500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत नरमी सरसों के भाव में रहेगी और अभी आगे अराइवल और बढ़नी है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा हमें लगता है कि आउटलुक यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। भावों में आने वाले दिनों में अभी नरमी देखी जा सकती है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक राज हैं दिल्ली से। चांदी इनके पास 2 लॉट है, 67,300 में शॉर्ट कर रखा है। बिटुपन क्या सलाह देंगे सिल्वर में? सिल्वर में एक गोल जैसा रेंज बाउंड है, अगर उनको पोजीशन होल्डिंग करना है तो 69,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट 69,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और नीचे 67,500 के नीचे तोड़ता है तो प्रॉब्ली फिर एक बार डाउन साइड अपॉर्चुनिटीज आ सकता है। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड ट्रेंड है और ऊपर लेवल पे स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हैं। राकेश सिंगल है मेरठ से, कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉटन पर राजीव जी आपका आउटलुक? विश्वमोहन जी, कॉटन में मुझे लगता है कि आज और कल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 41,200 41,300 तक का टारगेट दिखता है। 40,400 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 39,900 का। जो है कॉटन को लेकर राकेश जी और रमेश जी के लिए दोनों का सवाल कॉटन पर ही था। शुक्रिया राजीव जी आपका, अनुज जी आपका, बिटुपन आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश खबर।